क्या डिस्कशन का वो क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेटा, डेट्स, इवेंट, ठीक है। और उसी के साथ हम क्या करेंगे, वन शॉट रिवीजन भी करेंगे। और ये सारा आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, चैप्टर वाइज अरेंज कर दिया है मैंने सारे। और ये जो है वो टोटली क्या है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस एंड एनसीईआरटी बुक। सो जो भी डेटा आपको याद करना है वो एक चीज ध्यान में रखना आप। वैसे तो देखो ये इस क्लास के बाद आपको कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई भी सोर्सेज ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। तो आप लोगों को जो डेटा याद करना है वो केवल एनसीईआरटी का डेटा है, वही हमें याद करना है, क्योंकि वही ऑथेंटिक होता है। तो वो सारा मैंने इसमें अरेंज कर दिया है। रूरल डेवलपमेंट, अब रूरल डेवलपमेंट देखो लेंथी चैप्टर है, सेकंड चैप्टर की तरह, बट है बहुत इजी। तो आप इसके अंदर पहले हम डेटा डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको टारगेट स्टडी बताऊंगा। तो इसमें टारगेट स्टडी से पढ़ोगे ना रूरल डेवलपमेंट को तो बहुत ईजी लगेगा, अदरवाइज ये भी बहुत लेंथी लगता है। तो देखिए पहले डेटा देख लेते हैं इसमें। अब देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में दो डेटा दे रखा है। एक तो ये दे रखा है कि इट इज बिकॉज वाई वी, उसमें दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कि भाई रूरल डेवलपमेंट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ये दो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आज अभी भी क्या है कि हमारे 2/3 जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, रूरल इकोनॉमीज पे डिपेंडेंट है। और उसी वजह से इंडिया के अंदर 1/4 जो पॉपुलेशन है वो स्टिल बिलो द पॉवर्टी लाइन है। तो ये दो ऐसे रीजन है जिनकी वजह से रूरल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ इंडिया वांट टू बिकम ए डेवलप कंट्री, तो विदाउट डेवलपमेंट ऑफ रूरल वी कांट इमेजिन, वी कांट बिकम डेवलप कंट्री। तो ये दो रीज़न हमें देखना है कि इस वजह से अगर हमें डेवलप्ड होना है तो रूरल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो ये दोनों एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस बेसिकली ना। उसके बाद द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 3% एनएम ड्यूरिंग द 1921 ये रहा है, ठीक है। और ड्यूरिंग 2014-15 द जीएपी, द कंट्रीब्यूशन जो है इसका रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी देखिए 1%। मतलब एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, डाउनफॉल होता जा रहा है उसकी। जो डाउनफॉल होना चाहिए एग्रीकल्चर में वो क्या होना चाहिए था, डिपेंडेंसी, जबकि कंट्रीब्यूशन तो बढ़ना चाहिए। तो ये बिल्कुल वाइस वर्सा हो रहा है कि जो डिपेंडेंसी है वो तो जो है वो कम हो नहीं रही है, और जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी का है और जो जीडीपी जो रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा क्या हो रहा है, स्टिल इज इन ए बैकवर्ड कंडीशन ना। उसके बाद में फिर मेजर चेंज occurred after 1960 when the India adopted social banking and multi agency approach। तो ये बेसिकली क्या दे रखा है, जो हमारे इनफॉर्मल फॉर्मल और इनफॉर्मल जो सोर्सेज थे क्रेडिट के, तो उसके बारे में बता रखा है कि जो फॉर्मल सेक्टर जो मल्टी एजेंसी, ये क्वेश्चन आ जाता है बेसिकली, क्या आ जाता है कि सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच व्हेन वाज अडॉप्टेड। तो ये पता होना चाहिए, मतलब बेसिकली जो इंडिया के अंदर फॉर्मल सोर्सेज है वो कब से पॉपुलर हुए, तो वही बेसिकली डेट है ये ना। उसके बाद 1995 थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी वाज स्टार्टेड, मतलब इसका मतलब स्मॉल सेविंग बैंक। तो ये स्मॉल सेविंग बैंक जो है वो स्टार्ट हुआ, वो व्हेन वाज स्टार्टेड, तो 1995 में स्टार्ट हुआ। फिर नाबार्ड कब हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, 1982 में। फिर उसके बाद में द मे 2019 नियरली 6 करोड़ वुमेन्स इन द इंडिया हैव बिकम द मेंबर ऑफ 50 लाख विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो शॉर्ट नोट्स लिखेंगे उसमें भी डेटा काम आएगा, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। देन उसके बाद में अबाउट 10 to 15,000 पर, देखो सेल्फ हेल्प से रिलेटेड ये दोनों डेटा शॉर्ट नोट्स में भी काम आ जाएंगे और 1 मार्क्स में भी काम आ जाएंगे। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, अनदर 2.5 लाख पर सेल्फ हेल्प ग्रुप एज ए कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्टेड फंड आर प्रोवाइडेड एज ए पार्ट ऑफ रिनोवेटिंग फंड्स। तो एक तरीके से कि गवर्नमेंट ने कितना सपोर्ट किया, कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उनकी प्रोग्रेस क्या रही, उससे रिलेटेड ये डेटा है सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड ना। उसके बाद फिर आता है रिसेंट ईयर्स ऑल द एडल्ट्स आर एनकरेज टू ओपन। या देखिए जनधन योजना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, रिसेंटली आपकी एनसीईआरटी में अपडेट हुआ है। तो जनधन योजना पे एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, और वो शॉर्ट नोट्स इतना भी कर लोगे ना आप, तो भी आप आराम से लिख लोगे कि व्हेन वाज इंट्रोड्यूस, उसका जनधन योजना क्या था, वो सब कुछ यहीं डाल दिया मैंने सारा। कि देखिए ये जो है
एंड इसका मोटिव क्या था वो भी सारा देखिए कि अकाउंट एज पर द स्कीम नॉन एज जनधन योजना। देन दोज बैंक अकाउंट होल्डर्स कैन गेट 1 to, इसमें एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। और इसकी प्रोग्रेस के बारे में बता दिया कि बेसिकली जितनी भी गवर्नमेंट जो स्कीम्स होती है, जो बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के, वो सारे के सारे जो ट्रांसफर्स होते हैं वो इसी अकाउंट के थ्रू होते हैं। तो जनधन योजना के बारे में फंड कितना, टोटल फंड देखिए, ओपनिंग बैंक अकाउंट एंड बैंक ऑल्सो कुड मोबिलाइज फंड कितना 140 लाख करोड़ का फंड वो मोबिलाइज कर चुकी है, ठीक है। एंड दिस हैज लीड टू मोर देन 40 करोड़ पीपल्स, मनरेगा और ये सारी स्कीम। नाउ मोर देन 10% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन द फार्म्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे इंडिया के अंदर जो फार्मर्स है उनका 10% जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है ना वो खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। तो ये भी एक डेटा दे रखा है। देन आपको रेगुलेटेड मार्केट, आपको पता है कि हमारे जो इंडिया में रेगुलेटेड मार्केट है वो बहुत ही लिमिटेड है, अभी उसकी नीड ज़्यादा है, डेवलपमेंट बहुत कम है। इसमें ये बता रखा है कि देयर इज स्टिल अ नीड टू डेवलप अबाउट 27,000 रूरल पीरियडिक मार्केट, मतलब रेगुलेटेड मार्केट डेवलप होने की ज़रूरत है। तो एक शॉर्टफॉल है अभी रूरल रेगुलेटेड मार्केट का। 2022 इंडियन पार्लियामेंट एक्ट 3 लॉज, तो जो पिछली बार जो फार्मर स्ट्राइक हुआ था उस टाइम में किस वजह से हुआ था, जो एग्रीकल्चर जो एक्ट आए थे फार्म लॉज वो कब आए थे 2020 में। तो ये भी देखो एनसीईआरटी में अपडेट कर दिया, तो ये भी अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है। तो उसमें बस केवल डेट ही डाल रखी है, उनकी डिटेल के बारे में नहीं दे रखा तीनों एक्ट के बारे में, क्योंकि वो तीनों जो फार्म लॉ थे वो तो बाद में विड्रॉल करना पड़ा था। जो पिछली बार स्ट्राइक हुआ था तो फिर गवर्नमेंट को विड्रॉल करना पड़ा था, और इस बार जो अभी स्ट्राइक हुआ उसके अंदर जो फार्मर्स की मेन डिमांड है वो एमएसपी को लेके है, तो उस पर भी गवर्नमेंट एग्री हो रही है एमएसपी पे भी। ना उसके बाद फिर ये जो तनवा जो ये है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, व्हेन वाज एस्टैब्लिश, तो ये एक सेल बेसिकली जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। देन उसके बाद में लाइव स्टॉक देखिए, लाइव स्टॉक से रिलेटेड 70 मिलियंस जो है वो बेसिकली टुडे लाइव स्टॉक सेक्टर अलोन प्रोवाइड ऑल्टरनेट लाइवलीहुड। तो हमारी इंडिया के अंदर लाइव स्टॉक जो है वो बेसिकली बहुत ही बड़ा एक मतलब एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें तो उसका डेटा दे रखा है कि वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है, तो एक डेटा दे रखा है वो। देन उसमें पोल्ट्री अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर 61%, और उसके अलावा फिर इसमें कैटल्स आ गई और बफेलोज। देन ऑपरेशन फ्लड, ये भी जो है वो वाइट रिवोल्यूशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है, का भी डेटा आप याद कर लीजिएगा। और बाई हुम, किसने ये इंट्रोड्यूस किया था। देन उसके बाद में मिल्क प्रोडक्शन हमारा कितना परसेंट बढ़ा, 10 टाइम्स, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। परसेंटेज द फिश प्रोडक्शन, ये फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड जो इसमें 65% तो क्या है जो है वो परसेंट टोटल वैल्यूज ऑफ फिश प्रोडक्शन, एंड द बैलेंस 35% जो है वो कम फ्रॉम द मैरीन सेक्टर, और ये इनलैंड सेक्टर से आता है। देन उसके बाद में फिर टोटल फिश प्रोडक्शन अकाउंट 0.9% ऑफ द टोटल जीडीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि हमारे इंडिया के अंदर जो जीडीपी का कितना परसेंट होता है वो 0.9% है। देन उसके बाद में इवन दो वुमेन्स आर वर्किंग इन्वॉल्व इन द एक्टिव फिशिंग, बट 60% ऑफ द वर्कफोर्स इन द एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड 40% इन द इंटरनल मार्केटिंग। तो ये विमेन की रिलेटेड डेटा दे रखा है। हॉर्टिकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आ गया। हॉर्टिकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट नियरली 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में 1/3 हॉर्टिकल्चर का कंट्रीब्यूशन है, और जो जीडीपी में है वो 6%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हॉर्टिकल्चर का। इंडिया हैज़, अब हॉर्टिकल्चर में देखिए शॉर्ट नोट्स लिखना है तो इतना सारा डेटा तो मेरे हॉर्टिकल्चर पे है ना, एनिमल हस्बेंड्री पे, और ये क्या बचा हमारे पास, फिशिंग, फिशरीज, तीनों के ऊपर हमें जो मेन डेटा है ये भी अगर आपने याद कर लिया तो इसके 2 in 1 फायदे हो गए। एक तो इससे क्या हो गया, आपका डेटा भी याद हो गया, और एक आपका क्या हो गया, शॉर्ट नोट्स भी इस पर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए इंडिया इज एमर्जिंग वर्ल्ड लीडर, तो आपको पता होना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर में जो इंडिया वो वर्ल्ड लीडर है किस किस के प्रोडक्शन में, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, तो ये बिल्कुल बाय नेम पता होना चाहिए, मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैश्यू नट्स, ये सारे पता होना चाहिए आपको कि कौन से जो है वो फ्रूट्स है जिनके अंदर हम वर्ल्ड लीडर है। और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो है वो हम किस में है, प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर। देन उसके बाद में द पीरियड ऑफ
91 टू 2003 इज नोन ए गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन बेसिकली किससे रिलेटेड था? हॉर्टिकल्चर से। और जो वाइट था वो क्या था, किससे रिलेटेड था? वाइट ग्रीन रिवॉल्यूशन एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड था। और एक थर्ड कौन सा रिवॉल्यूशन है? ब्लू रिवॉल्यूशन। क्या था वो? क्या था? फिशरीज से रिलेटेड था। नाउ अब देखिए लेटेस्ट डेटा इंक्लूड किया है ये अभी रिसेंटली। द पीरियड ऑफ 1991-2003 इज नोन एज द गोल्डन, हो गया सॉरी, अक्टूबर 2014 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस ए न्यू स्कीम जिसमें संसद आदर्श ग्राम योजना। देखिए बिल्कुल बहुत सारे डेटा है जो लेटेस्ट एनसीईआरटी में मिलेंगे आपको। तो ये डेटा भी अभी लेटेस्ट एनसीईआरटी में इंक्लूड हुआ है कि जो संसद आदर्श ग्राम योजना है व्हेन वाज इंट्रोड्यूस। तो ये डेटा भी आपका 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट बनता है। तो इस तरीके से दीज आर द इम्पोर्टेंट डेटा। ना अब इसमें टारगेट स्टडी हम करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रूरल डेवलपमेंट जो है वो वैसे बड़ा लेंथी सा चैप्टर लगता है बट वैसे बहुत ईजी है। देखो उसको टारगेट स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले आप आ जाइए एग्रीकल्चर फाइनेंस में, रूरल क्रेडिट में। रूरल क्रेडिट की अगर हम बात करें तो उसमें जो टारगेट स्टडी है वो एक तो शॉर्ट नोट्स आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप पे तैयार करना है। देखो फॉर्मल इनफॉर्मल तो डिफरेंस आप यूं पढ़ोगे तो भी वो तैयार हो जाएगा, तो उसको तो वैसे रीडिंग से हो जाएगा फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेज। तो उसमें मेन जो तैयार करना है आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप पे आपको एक बस शॉर्ट नोट्स तैयार करना है और एक इसका क्रिटिकल अप्रेजल। 2 टॉपिक मार्क कर लो आप। रूरल क्रेडिट में 2 टॉपिक ढंग से तैयार करना है, एक शॉर्ट नोट्स ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसका डेटा ही मैंने इतना यहाँ दे दिया कि वो डेटा प्लस एक डेफिनेशन कर लोगे तो भी आपका शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। और आपको इसका क्रिटिकल अप्रेजल करना है जिसमें अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, तो वो एक पॉइंट आपको बस तैयार करना है। देन उसके बाद फिर हम चलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर बेसिकली एक ही टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है जो इनिशिएशंस और जो स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसमें बेसिकली 4-5 पॉइंट्स हैं लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटेड मार्केट, कोऑपरेटिव मार्केटिंग और वो सारे दे रखे हैं। तो वो सारे तैयार करने होते हैं। तो ये जो स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो तैयार करना है। उसके बाद फिर हम चलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आपको बेसिकली वैसे सारा रीडिंग लगाने लायक है बट उसमें जो शॉर्ट नोट्स तैयार करना होता है वो एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और फिशरीज पे करना है। तो उसके लिए जो डेटा इधर आपने देखा वो डेटा याद कर लोगे प्लस उनकी डेफिनेशन और एरिया ऑफ प्रोडक्शन और उसके एडवांटेज 3 पॉइंट वो प्लस ये डेटा डाल दोगे तो वैसे बहुत वो वैसे तैयार हो गया। मतलब उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, एक तैयार कर लो उसमें। जैसे आपने क्या ले लिया, एनिमल हस्बेंड्री ले लिया। एनिमल हस्बेंड्री का मीनिंग अपने नोट्स में प्रॉपर तरीके से दे रखा है, पॉइंट में मीनिंग कर लिया, उसका एरिया ऑफ प्रोडक्शन कर लिया, उसका सिग्निफिकेंस कर लिया और उसका डेटा। जैसे वाइट रिवोल्यूशन था, ऑपरेशन फ्लड और जो भी डेटा दे रखा है वो, अगर ये आपने करके आप एक तैयार कर लिया वैसे ही बस बेस वही रखना है। इसी तरीके से आप फिशरीज में मीनिंग, एरिया ऑफ प्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस, उसके डेटा, उसकी लिमिटेशन, फिर ऐसे ही आप क्या कर लो हॉर्टिकल्चर मीनिंग, एग्जाम्पल, एरिया ऑफ प्रोडक्शन के डेटा, उसके सिग्निफिकेंस, उसके लिमिटेशन। तो एक बेसिस आप बस एक टेबल बना लो इसके। तो 6 बेसिस मैंने करवा भी रखे हैं, 6 बेसिस आपको मार्क करने और 6 बेसिस लेके एक टेबल बना लो तीनों की और वो तीनों को करके आप आराम से इसका शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। तो बस ये नोट तैयार करना है। तो इस तरीके से फिर लास्ट में क्या बचता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो तो बहुत ईजी है, वो तो आप डायरेक्ट रीडिंग लगाने से। तो इस तरीके से रूरल डेवलपमेंट में आप बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से टारगेट स्टडी करके जो तैयार करने वो टॉपिक ढंग से तैयार कर लो, बाकी आप रीडिंग लगा लो।